मैदानी भागों में भी अगर किसी कल बहती नदी के किनारे कोई छोटा सा गांव हो, आसपास में हरियाली ही हरियाली हो, शाम के समय गाय बकरियों का झुंड इस नदी के किनारे के खाली भागों में छोटी बड़ी झाड़ियों के बीच उगाई घासों को चर रहा हो, गाय रह रहकर रंभा रही हो, बछड़े कुलाछे भर रहे हो, वहीं कहीं पास में ही एक छोटे से खाली भाग में चरवाहे गुल्ली डंडा या चिक्का, कबड्डी आदि खेल रहे हों और छोटी छोटी बातों पर भी तर्क वितर्क करते हुए हंसी मजाक कर रहे हों। पास के ही खेतों में किसान लोग खेतों की निराई गुड़ाई या जुताई कर रहे हों, रह रहकर कहीं सुरती ठोंकने की आवाज आ रही हो तो कोई किसान खेत जोतने के बाद कांधे पर हल उठाए गांव में जाने की तैयारी कर रहा हो। कुछ घसगढ़िन घास से भरे खांची को सर पर उठाए, हाथ में हंसुआ और खुरपी लिए घर की ओर जाने के लिए उतावली दिख रही हो और उसी समय कोई चिंतक वहीं आसपास नजरें गड़ाए ये सब देख रहा हो तो उसे ये सब देखना या महसूस करना किसी स्वर्णिम आनंद से कम नहीं होगा। यह मनोहारी दृश्य उसके लिए सदा अविस्मरणीय होगा। जब आप सरवरिया क्षेत्र में पूरब की ओर बढ़ेंगे तो नदी के खलार में आपको एक बबनवली नाम का गांव मिलेगा। इस गांव में 7 टोले हैं। इन्हीं टोलों में से एक टोला है बभन टोला। बभन टोला को आप पास के टोले वाले बनौती भी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि इस टोले पर बसे 22-24 घरों में से 18-20 घर ब्राह्मणों के ही हैं। इस टोले से लगभग 200 मीटर की दूरी पर गंडक बहती है। गांव में कई सारे देवी देवताओं के थान हैं। इन थानों में मुख्य रूप से देव बाबा, बरम बाबा, काली माई, भवानी माई के थान हैं और साथ ही गांव के बाहर नदी के पास एक टिले पर बना छोटा सा शिव मंदिर। अगर कभी आप किसी सुरम्य पर्वतीय क्षेत्र का दर्शन किए हों और उसकी खूबसूरती के कायल हों और उसके बाद मैदानी भाग के इस छोटे से टोले रूपी गांव में जाने को मौका मिल जाए तो हर हालत में यहाँ का सुरम्य वातावरण, गंवई सादगीपूर्ण परिवेश आपको मंत्रमुग्ध कर देगा और आपके मुख से बरबस ही निकल पड़ेगा कि इस भौतिक संसार में अगर कोई अविस्मरणीय मनोहारी स्थल है तो बस वह यही है। एक बार की बात है कि एक विदेशी पर्यटक दल घूमते घामते इस गांव के पास आ पहुंचा। उस दल को ये ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक सौंदर्य इतना पसंद आया कि वे लोग महीनों तक यहीं रह गए। गांव वालों ने उनकी बहुत आवभगत भी की। इस दल में नैन्सी नामक की एक शोरशी भी थी। प्रकृति ने उसके अंग प्रत्यंग में बला की खूबसूरती भर दी थी। उसे जो भी देखता देखता ही रह जाता। नैन्सी बहुत शर्मीले स्वभाव की भी थी और यहाँ तक कि अपने पर्यटक दल के सदस्यों के साथ भी बातें करते समय आंखें नीची रखती थी। नैन्सी की खूबसूरती में उसके दैनिक कार्य 4 चांद लगा देते थे। वह प्रतिदिन समय से जगने के बाद नहा धोकर मंदिर भी जाती थी और गांव के कुछ किशोरों, बच्चों, महिलाओं आदि को मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा कर योग आदि के साथ ही अंग्रेजी बोलना भी सिखाती थी। दरअसल नैन्सी को भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था और वह जर्मनी के किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत की पढ़ाई भी कर रही थी। नैन्सी को कई सारी भाषाओं पर एकाधिकार था। वह फर्राटेदार तत्समी हिंदी बोलती थी। कभी कभी नैन्सी गांव की महिलाओं को एकत्र कर उन्हें विभिन्न प्रकार की कलाओं में पारंगत करने की कोशिश करती थी। इन महीनों में गांव वालों की चहेती बन गई थी। नैन्सी बिगड़ते रहते थे। लोगों को लगता था कि वह थोड़ी सी बावली हो गई है। एक दिन सुबह जब रमेसर काका खेतों से लौटकर घर वापस आए तो नैन्सी घर में न दिखी। दरअसल नैन्सी तो सूरज की खोज में निकल गई थी। नैन्सी के जाने के लगभग 14-15 दिनों के बाद एक ऐसी घटना घटी जो रमेसर काका और गांव वालों के लिए बहुत ही हृदय विदारक थी। इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध तो कर दिया था, पर पूरे गांव वाले क्या, जो भी इस घटना को सुनता, नैन्सी के कारनामे के आगे नतमस्तक हो जाता। दरअसल नैन्सी एक सैनिक के भेष में भारतीय सैनिकों की आंख से बचते हुए वहां पहुंच गई थी जहां से सूरज गायब हुआ था। उस जगह पर पहुंचकर नैन्सी ने गोली चलाते हुए दुश्मन सेना के खेमे में भूचाल ही नहीं लाया था, अपितु कितनों को मार गिराया था और भारतीय सेना कुछ समझ पाती इससे पहले ही दुश्मन सेना की एक गोली ने उसकी यह लीला समाप्त कर दी थी। फिर सेना के जवानों ने नैन्सी के शव को अपने कब्जे में लेकर कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद उसे ससम्मान रमेसर काका को सौंप दिए थे। नैन्सी के चले जाने से केवल रमेसर काका का ही घर काटने को नहीं दौड़ता था, अपितु पूरे गांव में शोक की लहर थी। यहाँ तक कि वह ग्रामीण, सात्विक, मनोरम परिवेश अब आग उगलने लगा था। पर समय अच्छे अच्छे घावों को भर देता है।
काफी समय बीत जाने के बाद गांव फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौटने लगा था। लोग बीती बातों को याद कर अपनी आंखें तो गीली कर लेते थे, पर उसे एक बुरा स्वप्न मानकर भूल जाना चाहते थे। एक दिन सुबह सुबह रमेसर काका खेतों से लौटकर आए तो क्या देखते हैं कि घर में किसी के पायल की आवाज सुनाई दे रही है। उन्हें बहुत ही कौतूहल हुआ, पर जब वे घर में घुसे तो चूल्हा जलता देख उनके सर की लकीरों के साथ ही पसीने भी उभर आए। जो कुछ भी हो रहा था वह अजीब था और रमेसर काका कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज ने विस्मित कर दिया। जी हाँ, एक महिला आवाज ने। वह सुमधुर आवाज किसी और की नहीं अपितु नैन्सी की ही थी। वह आहिस्ते से बोल रही थी, बाबूजी डरिए नहीं, मैं नैन्सी। मैं वापस लौट आई हूँ और बहुत ही जल्द सूरज को भी वापस लाऊंगी। रमेसर काका के पैर पीछे की ओर मुड़ गए। वे तेजी से घर के बाहर निकले और घर से बाहर निकले ही चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाहट सुनकर गांव के काफी लोग एकत्र हो गए। फिर उन्होंने लोगों के पूछने पर उंगली से घर की ओर इशारा करते हुए कपकपाए आवाज में कहा कि वह लौट आई है। गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके घर में प्रवेश किया कि आखिर कौन लौट आई है, ऐसा क्या हुआ है कि रमेसर काका एकदम से सहम गए हैं। जब गांव वालों ने घर के अंदर प्रवेश किया तो उन्हें भी किसी के पायल की आवाज सुनाई देने के साथ ही बहुत कुछ ऐसा दिखा, महसूस हुआ जिससे उन्हें भी नैन्सी के लौट आने पर भरोसा हो गया। पर फिर भी वे यह मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि नैन्सी तो मर चुकी थी, वह कैसे आ सकती है। अजीब स्थिति थी। फिर कुछ लोगों ने हिम्मत करके नैन्सी को आवाज लगाई, पर अब तो पायल की आवाज भी गायब हो गई थी। फिर क्या था, कुछ लोगों ने रमेसर काका का पूरा घर छान मारा, पर उसे नैन्सी कहीं नहीं मिली। अब तो गांव वाले पूरी तरह से डर गए थे। तो क्या नैन्सी की आत्मा? खैर, उस दिन गांव वालों ने दोपहर में मंदिर पर एकत्र होकर इस पर चर्चा करनी शुरू कर दी। आखिर अगर नैन्सी की आत्मा वापस आ गई है तो अब क्या करना चाहिए? कहीं ऐसा न हो कि वह हम गांव वालों को परेशान करे। गांव के बड़ बुजुर्ग अभी यही सोच रहे थे कि तभी एक हल्की सी आंधी उठी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही मंदिर का बड़ा घंटा अपने आप बजने लगा। सब लोग सहम कर बैठ गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी घंटे की आवाज धीमी होने लगी और एक अदृश्य महिला आवाज गूंजने लगी, हाँ, मैं नैन्सी हूँ नैन्सी, मैं वापस लौट आई हूँ और जब तक सूरज को लाकर रमेसर काका को सौंप नहीं देती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। पर हाँ, मैं ये भी वादा करती हूँ कि मेरे कारण इस गांव के किसी का भी कोई बुरा नहीं होगा। मैं बहू हूँ इस गांव की और सदा अपने संबंध को निभाती रहूंगी। यह आवाज समाप्त होते ही गांव वालों के पास अब कुछ कहने या सोचने के लिए कुछ भी तो नहीं बचा था। उन्हें अदृश्यता में दृश्यता का भान हो चुका था। सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। दूसरे दिन से प्रतिदिन सुबह सुबह एक अदृश्य आत्मा